की तलाश है। मुझे यहाँ पर किसी कुत्ते के मुंह लगने का कोई भी शौक नहीं। लेकिन उसी वक्त ज़ाओ निंग जू फैन को धक्का देते हुए कहती है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम जू फैमिली के बारे में इस तरह की गंदी बातें नहीं कर सकते। जू फैन उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है, इस लड़की का मसला क्या है? मैं ये सब कुछ इसके लिए कर रहा हूँ और जो मेरे पर ही गुस्सा हो रही है। वो लड़का भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जू फैन से कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और साथ ही वो अपने गार्ड से कहता है, जाओ और जाकर इसे मार डालो। और वो सारे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो सारे जू फैन के करीब पहुंच जाते हैं, जू फैन अपने हाथ पर अपनी ब्लैक की पावर को रिलीज करता है और सिर्फ एक ही स्ट्राइक में उन सभी के सभी को ढेर कर देता है। वो सारे सहमियों का नीचे गिर जाते हैं। जू फैमिली वाला लड़का उसे कहता है, लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसी वजह से तुम इतने ज्यादा ओपनली बोल रहे थे। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि किसके साथ फाइट करनी है और किसके सामने झुकना है। ज़ाओ निंग सोच रही होती है, मुझे पता था ये लड़का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जू फैमिली का लड़का भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कहता है, चलो फिर मुझे देखने दो तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मेरा नाम जू गैंग है। जू फैन उसे कहता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम जू गैंग है, इसका मतलब तुम जू फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो। जू गैंग उसे कहता है, तो क्या अब तुम्हें डर लग रहा है मेरा नाम जानने के बाद? जू फैन उसे कहता है, नहीं मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें मारने पीटने के बाद यहाँ पर जिंदा छोड़ देता हूँ तो तुम्हारी फैमिली मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकती है, क्योंकि तुम हो तो एक बड़ी फैमिली से। इसलिए मुझे लगता है कि तुम सब लोगों को यहीं पर मारना होगा, ताकि तुम में से कोई भी जाकर वापस बता ना सके, कोई भी गवाह नहीं बचना चाहिए। जू फैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़का वहीं से अपनी एक एनर्जी बीम उस पर छोड़ता है। वो जल्दी से उसे डॉच कर लेता है। साथ ही जू फैन अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है, जो कि सीधा जाकर उसकी गर्दन के रास्ते उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और जू गैंग वहीं पर हैंग हो जाता है, यानी वो हिल नहीं पाता। और जैसे उसकी बॉडी मूव नहीं कर पाती, जू फैन जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और उसके सर के साथ अपना सर टकराता है, जिससे जू गैंग पीछे दूर जाकर गिरता है। इससे जू गैंग काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जू फैन फिर से उसके पास चला जाता है और उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जैसे ही मैं तुम्हें मारूंगा साथ ही तुम्हारे सारे नौकरों को भी तुम्हारे साथ बेच दूंगा। फिर जू फैन उसे गले से पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ उठाते हुए उसका गला दबाता जा रहा होता है और उसे कहता है, मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 3 महीने तक तुम्हारे लोगों में से कोई मेरे पीछे आए। जू फैन और भी ज्यादा प्रेशर लगाता है और उसका गला दबाकर उसे मारने वाला होता है कि ज़ाओ निंग फिर से चिल्लाकर उसे कहती है, रुक जाओ प्लीज, इसे मत मारना। जू फैन उसकी तरफ देखता और कहता है, क्या ये सारे तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे? क्या ये सारे तुम्हारे दुश्मन नहीं? फिर तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं इसको ना मारूं? ज़ाओ निंग रोना शुरू कर देती है और कहती है, चाहे ये मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो, पर तुम इन्हें नहीं मार सकते, प्लीज इसको छोड़ दो। जू फैन कहता है, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अब ये मेरे भी दुश्मन है, क्योंकि जो भी मेरे ऊपर अटैक करता है वो मेरा दुश्मन है और मैं अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। जू फैन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और साथ ही उसके गले को थोड़ा सा और दबा देता है, जिसकी वजह से उस बेचारे की आंखें भी बाहर आने को होती हैं। ज़ाओ गैंग मरने के बहुत ज्यादा करीब होता है कि उसी वक्त वो लड़की और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है, अगर तुमने इसको नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें माउंट बीच पर नहीं लेकर जाऊंगी। जू फैन उसकी ये वाली बात सुनने के बाद जू गैंग को छोड़ देता है और साथ ही उसकी बॉडी से अपने ब्लडी बेबी को भी बाहर निकाल लेता है। जू फैन वापस ज़ाओ निंग के पास आ जाता है और उसके आंसू पहुंचते हुए कहता है, चलो ठीक है, दफा करो इन्हें, चलो मुझे तुम रास्ता बताओ, हम लोग आगे चलते हैं। तुम मुझे माउंटेन ऑफ बीस्ट पर लेकर जाओ और मैं तुम्हें शहर से बाहर ले जाऊंगा, हमारी डील अभी वैसी है, चलो चलते हैं। ज़ाओ निंग रोते हुए उसे कहती है, तुम एक बहुत ही बुरे लड़के हो। जू फैन कहता है, हाँ मैं एक बुरा लड़का हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि इस दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही जिंदा रह सकते हैं, अच्छों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। जू फैन और ज़ाओ निंग के वहाँ से चले जाने के बाद जू फैमिली के एल्डर यानी कि उस लड़के जू गैंग के डैड वहाँ पर आते हैं अपने सोल्जर्स के साथ। वो भी गली का सीन देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके जितने भी गार्ड गैंग के साथ होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर जख्मी हालत में बेहोश पड़े होते हैं, जबकि ज़ाओ गैंग वहाँ पर बहुत ज्यादा डरी हुई हालत में बैठा होता है और इतना ज्यादा सहमा होता है कि डर के मारे कांप रहा होता है। उसके डैड जल्दी से उसके पास बैठ जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं, जल्दी से बताओ तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है? लेकिन जू गैंग इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि वो अपने डैड को कुछ भी नहीं बता पाता, वो बस अपने चेहरे पे हाथ रखे हुए रोता जा रहा होता है। जू गैंग के डैड कहते हैं, ये मेरा बेटा ये तो बहुत ज्यादा बहादुर है, ये इस तरह का डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं था। आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा कि ये इतना ज्यादा डर गया है? इसे देखकर लगता तो नहीं कि इसका सामना किसी मास्टर के साथ हुआ है, लगता है कि इसका सामना किसी मॉन्स्टर के साथ हो गया है। जू गैंग के डैड चिल्लाकर कहते हैं, चाहे वो मॉन्स्टर हो या फिर मास्टर हो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, जो भी मेरी फैमिली के साथ पंगा लेगा उसको इसका हिसाब चुकाना होगा। नेक्स्ट सीन में जू फैन और ज़ाओ निंग को दिखाते हैं, जो कि झाड़ियों में छुपकर माउंटेन ऑफ बीच पर जाने वाले रास्ते की तरफ देख रही होती हैं, जहाँ पर रोमिंग वैली के बहुत सारे गार्ड्स मौजूद होते हैं। वो रास्ते को ब्लॉक करके खड़े होते हैं। जू फैन सारे गार्ड्स की तरफ देखता और कहता है, ये सारे गार्ड्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ये सारे तो बोन फोर्जिंग राम के हैं। जू फैन कहता है, वैसे तो यहाँ पर ज्यादा गार्ड्स नहीं है, अगर मैं अपने 3rd लेवल के मून व्हील को यूज करता हूँ और साथ में ब्लडी बेबी को भी यूज करता हूँ तो मैं इन सबको आसानी से हरा सकता हूँ। लेकिन असल मसला तो ये है, एक बार मैंने इनको हरा दिया, इसके आगे और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। रोमिंग वैली वालों के हम लोग नजरों में आ जाएंगे और वो हमारा पीछा करेंगे। जू फैन ज़ाओ निंग से पूछता है, वो सीक्रेट रास्ता कहाँ पर है?
जिससे तुम मुझे माउंटेन ऑफ बीस्ट पर लेकर जाने वाली हो। जाओनिंग बेचारी अभी भी रो रही होती है। वो उसे कहती है मैं तुम्हें उस सीक्रेट रास्ते की तरफ लेकर चलती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जू फैन उसके पीछे चलता हुआ सोच रहा होता है ये लड़की अभी तक रो क्यों रही है, मुझे लगता है कि ये तो चूहे से भी ज्यादा डरपोक है। इसने तो अपने सामने मुझे एक लड़के को भी नहीं मारने दिया। ये उस वक्त से रो रही है जब से मैंने उस लड़के को मारने की कोशिश की है। मैंने जितने भी लोगों को जख्मी किया है वो सारे इसके दुश्मन थे, फिर ये क्यों रो रही है। जू फैन कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे रोए या हंसे, क्योंकि मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसके साथ वादा किया है कि मैं इसे शहर से बाहर लेकर जाऊंगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा डरपोक है। एक बार हम लोग माउंटेन ऑफ बीस्ट पर पहुंच गए तो वहाँ पर तो बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट है, पता नहीं ये उनका सामना कैसे करेगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 28 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। शुक्रिया।